हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू विज्ञान का ज्ञान। टर्म 2 में सोशल स्टडीज़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। बेसिकली जैसा कि चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाने वाली और इंडस्ट्रीज़ का मतलब कारखाने, यानी कि तरह तरह के कारखाने हैं जहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। इवन अगर सिंपली कहें, ये कपड़ा जो हमने पहन रखा है ये भी एक इंडस्ट्री का ही देन है। पीछे जो ये इंटरेक्टिव पैनल चल रहा है ये भी किसी इंडस्ट्री का ही देन है। सामने में जो कैमरा है वो भी किसी इंडस्ट्री का देन है। यहाँ तक कि आपके पास छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जितनी भी लग्जरियस चीज़ या डेली लाइफ की चीज़ें दिखती हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। दाल, चावल, साबुन, शैम्पू, हर चीज़ इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में पूरे चैप्टर को देखा जाए तो समझा दिया गया है, हालांकि इसकी डिटेलिंग भी होगी, लेकिन फिलहाल आप इस चैप्टर के जरिए एक अगर कहा जाए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट में आप पूरा समझ जाएंगे कि ये चैप्टर इसी के बारे में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। दिस इज कि ये इंडस्ट्री की बेसिकली 4 चीज़ें होती है। पहला तो रॉ मटेरियल, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। अगर मुझे फर्नीचर बनाना है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के रूप में मुझे प्लास्टिक चाहिए। दूसरा, मेन रोल की बात है कि किसका रोल क्या है। तीसरा यहाँ तक कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर किस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, ओनरशिप के आधार पर किस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, और रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड बनने के बाद किस तरह की इंडस्ट्रीज को किस तरह से पहचाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाम है एग्रो बेस्ड, यानी एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे सामने में फिनिश करके लाती हैं, फिनिशिंग दे करके लाती हैं और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सूजी, नमक, बेसन, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब दूसरी इंडस्ट्री आपके सामने है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्री है जहाँ पे मिनरल्स का इस्तेमाल कर करके चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे आपके सामने में एल्युमिनियम के बर्तन दिखे, लोहे के बर्तन दिखे, या अन्य चीज़ें दिखे, या लोहे की कोई बनी आपके सामने शिप भी दिख रही है, एक एरोप्लेन भी दिख रहा है आयरन से बना हुआ। ये कहीं ना कहीं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का ही नतीजा है कि वो मिनरल्स को उसमें फॉर्म में लाते हैं कि उसका इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जा सके। इसके बाद यहाँ देखिए एक बेसिक और की इंडस्ट्री और दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री। पहली जो ये की इंडस्ट्री है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी चीज़ को लेती है और इस लायक बनाती है कि इसको अगर दूसरी इंडस्ट्री को दिया जाए तो उसको फिनिश करके मार्केट में ला सके। जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था, इनके पास बिल्कुल रॉ मटेरियल ऐसे पहुंचता है कि इसको ये पहले फिनिशिंग देते हैं और फिनिशिंग देने के बाद ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को दे देते हैं, और ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज उसको इस तरह से प्रिपेयर करती है कि आम आदमी तक उसको डायरेक्ट पहुँचाया जा सके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे अब आइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसको पैमाना कुछ इस तरह से बना गया है कि जो इंडस्ट्रीज का मतलब लागत जो होता है 1 करोड़ के अंदर होता है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, और जिनका 1 करोड़ से ज़्यादा होता है उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। एक मायना ये भी है कि जिसकी लागत कम है तो उसकी रीच भी कम होगी। जैसे कि अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वो क्षेत्रीय स्तर पर होती है। जैसे मान लीजिए मैं जिस शहर में खड़ा हूँ और मैंने अपने ही एरिया में कुछ छोटा मोटा सा एक पापड़ की या अचार की या कुछ चिप्स के ऐसा काम शुरू किया, जिसको मैंने ब्रांडिंग नहीं की, थोड़ा बहुत पैसा लगा करके मैंने मार्केट में उसको ला करके रख दिया। लोग जान रहे हैं लेकिन बाहर के लोग नहीं जान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। और अगर जैसे आपके सामने बीका जी हैं या हल्दीराम है या फिर मैकडोनल्ड्स है, ये सब बड़े नाम हैं, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इनका नाम पूरा दूर दूर तक है, पूरे विश्व में फैला हुआ। अब आइए ओनरशिप यानी मालिकाना हैसियत के आधार पर इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा। पहला पब्लिक इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री यानी कि जो सीधे सीधे किसी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होती है, जैसे कि हमारे सामने जो हमारे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस हैं या फिर हमारी रेलवेज़ हैं या हमारी फ्लाइट्स हैं, तमाम चीज़ें जो पब्लिक सर्विसेज, यहाँ तक कि शौचालय भी जिसे हम सुलभ शौचालय कहते हैं स्टेशन के बाहर, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। प्राइवेट जैसे कि मैं हूँ और मैं इस समय एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ अपना, और उसमें पूरे रूल्स मेरे बनाए हुए चलते हैं और मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें उसमें एडजस्ट की जाती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग कहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर ऐसी सेक्टर होती है जिसमें पब्लिक का और प्लस गवर्नमेंट का दोनों का एक मिला जुला समावेश होता है। जैसे कि कुछ बैंक्स को ले लीजिए, जो बैंक्स होते हैं प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ उनको शेयर दे करके उनका भी कुछ उसमें हिस्सेदारी बना करके उनका एक विश्वास ले लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में आपको LIC है। और अब आ जाइए कोऑपरेटिव सेक्टर, सहयोगी सेक्टर इसे कहते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति, एक सरकार और कुछ समुदाय या कुछ वैसे खास तरह के लोग मिल करके इसको चलाते हैं। ऐसे सेक्टर्स को हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। नाउ अब आ जाती है हेवी और लाइट इंडस्ट्रीज़ की बात। वो इंडस्ट्री जो बड़े पैमाने पे भारी भरकम काम के लिए जानी जाती हैं,
जो बड़ी चीज़ों को बनाती हैं, निर्माण करती हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे शिप है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, ये सारी चीज़ें हेवी इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए आती हैं। और लाइट इंडस्ट्रीज यानी कि जो सिंपल छोटी मोटी चीज़ें हमारे लिए, बटन बनाना, बेल्ट के हुक्स लगाना वगैरह वगैरह, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के ये एक छोटा सा ग्राफ के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि अब चैप्टर में होने वाला क्या है। देखिए अगली स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड में दिया गया है दो चीज़ें हैं। पहला प्लांट लोकेशन। भाई जाहिर सी बात है, किसी इंडस्ट्री को खोलने के लिए अगर अभी आपको कोई कारखाना डालना हो, कोई इंडस्ट्री डालना हो, तो कुछ तो उसकी नीड्स होंगी जो आप माइंड में पहले सेट करोगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब आप कश्मीर में जा करके आप भगवान की मूर्ति बनाने का सीन सोच रहे हैं, तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री बनाऊंगा जहाँ पे ढेर सारे भगवान की मूर्तियाँ बनाऊंगा और उसको बेचूंगा। पहले ये देख लो वो कश्मीर है, भगवान को लोग वहाँ पर ज़्यादातर लोग मानते नहीं अभी, तो आप फिल्म भी देख ही रहे हैं उसके चक्कर में। तो ये एक चीज़ है कि पहले जगह देखो कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सालों भर वहाँ कर्फ्यू लगा रहता है, या धारा 144 लगी रहती है, या बराबर मिलिट्री घूमती रहती है, हमेशा आपका दुकान ही बंद रहता है। तो ऐसे में पहला तो ये आपका लोकेशन हो गया। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, मतलब जो आपके इंडस्ट्री को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसकी अवेलेबिलिटी हर चीज़ की वहाँ है या नहीं है। तीसरा गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि आपके जो औद्योगिक इकाइयां हैं जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रदान कर रही हैं उनके साथ एक आपके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए ताकि आपको समय पर चीज़ें मिलती रहें। आपने देखा होगा कोविड के दौरान में ऑटोमोबाइल कंपनियों का प्रोडक्शन कम हो गया था, जिसका असर अभी तक 2022 तक भी देखा जा रहा है। कई कंपनियों में एक साल 2 साल की वेटिंग जारी है, और पूछा जा रहा तो वो बता रहे हैं कि गाड़ियों बनाने के लिए जो हमें आयरन की ज़रूरत है या अन्य चीज़ों की ज़रूरत है उसकी सप्लाई अच्छी नहीं है, इस वजह से प्रोडक्शन कम हो गया है। तो रिलेशन अच्छे होने चाहिए। चौथा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। जाहिर सी बात है, अगर मुझे कार बनाना तो एटलीस्ट मेरा टेक्निकल नॉलेज साउंड होना चाहिए। अगर मेरे जैसे 100 लोग रहेंगे जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पढ़ाई कर रखी है तो वही बनाएंगे। आप किसी अगरबत्ती बनाने वाले को आप फ्लाइट बनाने के लिए दे देंगे तो फ्लाइट को ही उड़ा देगा, मतलब बिना बनाए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी होगा किसी भी। जाहिर सी बात है कि आप जिस जगह जिस लोकेशन पे हैं वही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड, यानी कि आप इंडस्ट्री ऐसा बनाइए कि कोई उसको आपके प्रोजेक्ट को देख करके उसमें इन्वेस्ट करने का उसका मन करे कि नहीं यार तेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, चल मैं भी 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ दे रहा हूँ। यानी कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का निर्माण करो जिसका भविष्य साफ साफ दिखे कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में मील का पत्थर बनेगी और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अपने हाल के दिनों में आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बनाना चिप्स, केले के चिप्स का किसी ने ट्रेंड एक लोकल स्तर में केरला के साइड में किसी ने शुरू किया। उसने उसको प्रचार इस तरह से किया कि ये केले का चिप्स है, व्रत में भी खाया जा सकता है, हेल्थ के लिए अच्छा है, केले में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, पेट को साफ अच्छा करता है। यानी कि उसको उसने धर्म से भी जोड़ दिया और हेल्थ से भी जोड़ दिया। और जब ये बात बड़ी कंपनियों को मालूम पड़ा तो जैसा कि आप देख सकते हो आज कोई भी बड़ी ब्रांड का नाम ले लो जिसका बनाना चिप्स ना आता हो, चाहे वो पार्ले हो, चाहे हल्दीराम हो, चाहे बीकाजी हो, जितनी बड़ी ब्रांड है लगभग सब बनाना चिप्स बनाने लगे। तो कॉन्सेप्ट यानी कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री बनाओ कि जिसमें इन्वेस्टर्स का दिमाग जाए कि नहीं भाई आप तुम तैयार करके दो, मैं अपनी पैकिंग करूंगा। आपको एक बात बताऊं बच्चों, बिलीव करो मेरी बात को, मैं कुछ साल पहले की बात है, लगभग तकरीबन 6, 7, 8 साल पहले की बात है, मैं गया था कानपुर। कानपुर लेदर के लिए बहुत मशहूर है, चमड़े के लिए पूरे भारत में उसका एक अलग नाम है। वहाँ मैं गया तो मेरी नज़र पड़ी इस इंडस्ट्रियल चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा संक्षेप में आपको समझा रहे हैं कि आपको ये 10 पॉइंट उसमें समझ में आ जाएगा। मैं एक मार्केट में गया, वहाँ एकदम देखा चमड़े फेंके हुए, वहाँ पर पूरी उसकी एकदम छिलाई बुनाई जो भी उसको करते हैं उसकी प्रोसेसिंग चल रही थी। तो हमने एक दुकानदार से पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारे यहाँ चमड़ा आता है, हम लोग इसको मतलब साफ़ सुथरा करके इसको जूता या पर्स या चमड़े का बेल्ट इस तरह की चीज़ों को बनाने लायक उसको बना देते हैं और फिर ये कटिंग होकर के चला जाता है। फिर लोग इस पर लेबलिंग करते हैं अपनी, जो जैसा मान लेता है, वुडलैंड है तो वुडलैंड ले लिया, ली कूपर है ली कूपर ले लिया। जिस तरह से बड़े बड़े ब्रांड हमारे यहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेते हैं, अपनी एक ब्रांडिंग कर देते हैं और उस ब्रांडिंग को करने के बाद उसको बेचते हैं। मतलब ये शर्ट है आपके सामने, ये सपोज शर्ट मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो मान लो कि ये है सपोज स्पाइकर का शर्ट, ठीक है। तो क्या ये स्पाइकर ने बनाया है? तो नहीं, स्पाइकर और ऐसी तमाम कंपनियां बल्क में कोई एक इंडस्ट्री होती है वहाँ से वो ऑर्डर देते हैं। ये अपनी बटन पर अपना ये पीछे जो इनका जो एक लोगो वो लगा रहता है इसकी ये मार्केटिंग करते हैं, ये पूरा प्रिपेयर नहीं करते हैं। बात समझ रहे ना आप? तो
कहीं ना कहीं इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। आगे नियरनेस टू मार्केट, अब ये मालूम पड़ा कि आपने पनीर की इंडस्ट्री बनाई, आप दूध लिए, आपको बढ़िया पनीर बनाए, लेकिन जब मार्केट पहुंचना है तो 40-50 किलोमीटर दूर मार्केट है, उतनी धूप में आप गए, आपका पनीर खराब हो गया, आपकी दूध खराब हो गई, आपका दही खराब हो गया, तो एक तरह से आपको उस इंडस्ट्री का मार्केट से नियर नहीं होना आपको लॉस में ला देगा। आगे 8वां पॉइंट, नियरनेस टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जाहिर सी बात है, अगर मैंने डेयरी प्रोडक्ट बनाने की कोई इंडस्ट्री बनाई है और जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मेरे पास आने में ही 2 दिन लग जाएगा, तो मैं कंज्यूमर्स को डेली अपडेट कैसे कर सकूंगा। आपने देखा होगा कि आपका दूध वाला भी रोज आता होगा आपके घर पे। अगर सोचो कि वो दूध लाए 300 किलोमीटर दूर से, तो आज दूध लाएगा, फिर 3 दिन बाद दूध लाएगा, तो इस तरह से आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे दूध वाले की, तीसरे दूध वाले की। तो कंपनी इंडस्ट्री बनाते वक्त ये भी सोचा जाता है कि हम जिस चीज़ की इंडस्ट्री बना रहे हैं उसके रॉ मटेरियल्स हमें एनी टाइम मिल जाएं। आगे सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आसपास में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए जो आपके काम को सपोर्ट करें। कभी आपके यहाँ बिजली चली गई, कोई हड़ताल हो गया, कोई मजदूर मर गए, किसी इस तरह की कोई घटनाएं अगर आपके यहाँ घट जाती है, तो अगल बगल में भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हो जो आपके वर्क को सपोर्ट करें, क्योंकि आपने तो क्लाइंट से ऑर्डर लिया है, आप समय पर ऑर्डर नहीं देंगे तो क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल करेगा और आपकी इंडस्ट्री घाटे में जाएगी। तो ऐसे में अपने आसपास में ऐसी भी इंडस्ट्रीज रखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्रीज आपको सपोर्ट करे कि नहीं भाई चलो कोई बात नहीं, आपके काम हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और देखिए 10, मस्ट मीट सेफ्टी रिक्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिन पहले अभी साउदर्न इंडिया में एक घटना घटी है 2 या 3 दिन पहले, जहाँ पर एक लकड़ी की फैक्ट्री में 10-11 बिहार के मजदूर जिंदा जल गए हैं। तो ये एक लापरवाही का प्रतीक है। अगर वहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स प्रॉपर रखे गए होते तो शायद वो लोग बच जाते। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री बनाते वक्त इन 10 पॉइंट्स को याद रखना। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रखिएगा, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। इनमें से कुछ पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग का नीड होता है? अगर हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके नीड्स क्या होते हैं? देखिए, पहला इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी किसी भी देश की जो आर्थिक शक्ति है वो इस बात से तय होती है कि वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ कितनी हैं। जैसे यूएस वगैरह की बात होती है, यूके की, जापान की, चाइना की, तो वहाँ पे हर चीज़ की इंडस्ट्रीज है भरी पड़ी है। जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो डेफिनेटली उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम और जीडीपी अच्छी ही होगी। तो इसको यहाँ पर क्या कहा, इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, यानी कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरा, दे रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी तो कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड होंगे। तीसरा, इंडस्ट्रीज होने से आपको जॉब्स मिलती है, जैसा कि लिखा हुआ प्रोवाइडिंग जॉब। चौथा पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जाहिर सी बात है, जिस इंडस्ट्री को आपने बनाया है तो आप अपने गुड्स को भी एक्सपोर्ट करेंगे। पांचवा पॉइंट, ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। अर्थात जाहिर सी बात है, जब आपने उस चीज़ को बनाया तो निश्चित तौर पे आप लोगों को उसको दूसरे देशों तक भेजेंगे और वहाँ से आपको उस देश की करेंसी भी बदले में मिलेगी, या फिर बदले में वहाँ की कोई मशहूर चीज़ आपको मिलेगी। इरेडिकेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी दूर भगाओ और बेरोजगारी दूर भगाओ जैसी चीज़ें भी इसकी वजह से आपके सामने आएंगी। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस, यानी कि वो देश जो देश अपने यहाँ पाई जाने वाली कच्ची चीज़ों को फिनिशिंग करके और दुनिया के सामने लाती हैं, तो वो दुनिया के सामने एक समृद्ध देश के तौर पे जानी जाती हैं। आपने बच्चों हिस्ट्री में सिल्क रूट के विषय में पढ़ा होगा और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश में भी सिल्क की प्रोडक्शन ठीक ठाक है। आपको पता है कि हमारे देश में कॉटन की भी प्रोडक्शन ठीक ठाक है, पहले एक ज़माने में बहुत अच्छी होती थी। आपको ये पता है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ जूट की भी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी और दुनिया भर के लोग हमारे लिए जूट से जुड़े रहते थे। तो जब हम उस कच्ची चीज़ों को प्राप्त करें, बस ये समझो, अब आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इसको इस लाइन को ऐसे समझो। मान लो मुझे मिट्टी मिल गई, ठीक है, सबका ध्यान नहीं था, मुझे मिट्टी मिल गई और उस मिट्टी को मैंने खूब अच्छे से आकार में किसी देवी देवता या किसी, मान लीजिए अम्बेडकर साहब हैं, महात्मा गांधी जी, उनकी एक मूर्ति का रूप दे दिया। है बनी वो मिट्टी की, लेकिन उसको कलर करके पेंट करके उसको अच्छे से उस रूप में ला करके हम मार्केट में रखेंगे तो उसके खरीदार ज़्यादा होंगे। तो सोचो, जिस देश में रॉ मटेरियल्स को अच्छी लुक में ला करके रख दिया जाएगा तो डेफिनेटली उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, यानी कि वो देश समृद्ध होगा। ये पॉइंट सबका क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
ये वही पॉइंट है जिसको मैं दोहरा चुका हूँ, बस एक रीडिंग आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा। एग्रो वेस्ट, दिस इंडस्ट्री ड्राइव रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि ये कृषि से प्राप्त करते हैं अपने जो भी इनको चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल्स, और इन्हें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो मिनरल से प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं रूरल एरिया में, गाँव में काम करने वाले लोगों को, और ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं दोनों लोगों को, मिनरल वेस्ट में, गाँव के लोग को भी, शहर के लोग को भी। दे मोस्टली प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड, एग्रीकल्चरल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री ज़्यादातर हम लोगों के लिए चीज़ें बनाती हैं, डायरेक्ट जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, और ये इंडस्ट्री कंज्यूमर और वैल्यू बेस्ड गुड दोनों बनाती हैं। जाहिर सी बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि घड़ी का इस्तेमाल हम अपने लिए भी करते हैं, और एट द सेम टाइम जो बड़ी अच्छी घड़ियाँ जो बनती हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी उसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए शुगर, जूट, टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल, तमाम पतंजलि का सोया सॉस वगैरह और चिंग्स की चटनी, ये सारी चीज़ें इसी की देन है, खाते ही रॉकेट हो जाओगे। और यहाँ आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि आपने देश में टाटा टिस्को का नाम आपने सुना ही ऑलरेडी। शिप बिल्डिंग, अभी आपको पता है कि शिप बिल्डिंग मशीन टूल्स, जैसी सी बात है, शिप आप अपने लिए खरीद के अपने घर में अपने छत पे तो रखोगे नहीं, तो ऐसे में कुछ चीज़ें वो बनाती हैं, जैसे चम्मच, लोहे की कढ़ाई वगैरह बना तो आपके घर में आया, तो यानी कि कंज्यूमर गुड्स भी है, और एट दैट सेम टाइम उसी लोहे से इसने जहाज बना दिया जो आपके घर में नहीं आया लेकिन आपको घर तक ले गया, कहीं आप फंस गए। खैर अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इंडिया प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल्स इन एंशिएंट टाइम विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। आपको याद होगा हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश में मेक इन इंडिया को एक ज़माने में बहुत प्रमोट किया था। उन्होंने कहा था कि देश में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और हैंड स्पिनिंग मतलब कि जो चरखे से मतलब स्पिन करके वो जो धागा बनाया जाता था, खींचा जाता था, और हैंडलूम्स वीविंग टेक्निक का मतलब है कि उसको हाथ से बुनाई करके कपड़े का शक्ल तैयार किया जाता था। तो ये बहुत पहले से हमारे देश में था, हम पिछड़ इसलिए गए क्योंकि हम लंबे समय तक खुद को अपडेट नहीं किए। दूसरा पॉइंट, आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम केम इनटू यूज एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक। जाहिर सी बात है कि ये पावर लूम्स की बात करें अगर हम, 18वीं शताब्दी में ये एग्जिस्ट करने लगे, हमारे सामने आए। अच्छा एक बात ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप आज बैलगाड़ी से चल रहे थे, आपको यहाँ से अपने घर जाना था, तो बैलगाड़ी से पहुँचने में आपको 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लगा। एट द सेम टाइम बगल में एक कार का आपको ऑप्शन मिला, आप बैठे 5 मिनट में अपने घर चले गए। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे इतना सफ़र क्यों करना है यार, 5 मिनट में घर चलते हैं ना, 40 मिनट में क्यों जाएंगे। यानी कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो थी हाथ से बनाती थी, पावर लूम आ गया, वो इलेक्ट्रिसिटी और मशीनरी के इस्तेमाल से कपड़े बनाने लगा। जहाँ ये दिन भर में 10 रील बनाते थे वो 2000 रील बनाते थे। तो धीरे धीरे मशीन की यूज से 18वीं शताब्दी के बाद हैंडलूम यानी कि हाथ से बुनाई करने वाली इंडस्ट्रीज का काम धीरे धीरे ठप होने लगा। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। 1854 में मुंबई में पहली टेक्सटाइल मिल को स्टेबलाइज किया गया था। इस पर भी आपने खेड़ा वड़ा कहानी सुनी है, महात्मा गांधी जब गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई इसको क्लियरली बंद करो। जाहिर सी बात है मुंबई में 1854 में जो था उस समय ये बॉम्बे था, मुंबई नहीं था, और 1854 में जब था तो अंग्रेजों का उस पर बहुत तगड़ा सा इन्फ्लुएंस था। ठीक है। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. शुरुआती दौर में कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात में थे। इसके रीज़न भी ये था कि वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का सॉयल कॉटन को सपोर्ट करता था, वहाँ पर अच्छी मात्रा में कॉटन प्रोड्यूस होती थी। और जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ वहीं चलता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जाहिर सी बात है, देखिए वो सारी चीज़ें आ गई। और महाराष्ट्र गुजरात में और भी कुछ फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती थी, जैसे मार्केट अच्छा था, ट्रांसपोर्ट भी उनको समय समय पर मिल जाती थी, बगल में बंदरगाह यानी कि पोर्ट फैसिलिटी भी थी, यानी कि समंदर के रास्ते नाव से एक जगह दूसरे जगह लेबर मिल जाते थे, और नमी वाले क्लाइमेट की बहुत ज़रूरत होती है कॉटन के लिए, तो हो गया। स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, Gujarat and Tamil Nadu, however, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and design of weaving in cotton, silk, zari and embroidery. अब देखिए स्पिनिंग अभी भी मतलब जो था महाराष्ट्र में सेंट्रलाइज था कहीं ना कहीं, गुजरात तमिलनाडु में, जबकि वीविंग को डिसेंट्रलाइज किया गया ताकि इससे जो कामगार हैं, जो छोटे कामगार हैं, बुनकर हैं, या जो कढ़ाई करते हैं, जो साड़ी पर डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, या जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, उनके लाइफ में भी एक स्कोप आ सके। इंडिया इज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी। अब ये तो भाई सबको पता है कि इंडिया में जो है
स्पिनिंग के मामले में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन तो हमारी है ही, लेकिन हमारे पास जो वीविंग है यानी कि बुनकर वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से हम दूसरे कंट्रीज पे बेस्ड है आज भी, हालांकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ चैलेंजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला, किसी इंडस्ट्री में जो कॉटन बनाती है उसका पहला चैलेंज होता है स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, यानी कि स्कार्सिटी मतलब कमी होना, गुड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का कॉटन, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कॉटन की। कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं, सूती, सूत, रुई, कुछ लोग कॉटन को रुई भी कहते हैं। खैर, मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान, और हमारे सामने में जो हमारे देश में जो अच्छी कॉटन प्रोड्यूसिंग होती थी वो सब पाकिस्तान में चली गई। मशीनरी हमारी आज भी ओल्ड है, तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट कहता है इरेटिक पावर सप्लाई, यही बात है क्योंकि हमारे यहाँ पावर सप्लाई बहुत अच्छी नहीं रहती। लो आउटपुट ऑफ लेबर, यानी लेबर दिन भर काम करेंगे और उनका इनपुट बहुत अच्छा ना देने की वजह से उनका आउटपुट भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मशीनरी का भी दोष है और इलेक्ट्रिसिटी का भी दोष है। टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, और आज के डेट में आपको पता ही है बच्चों के सिंथेटिक फाइबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं लोग ओरिजिनल चीज़ों को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड देयर आर 70 जूट मिल्स इन आवर कंट्री। बच्चों, भारत देश जूट का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है और तकरीबन हमारे देश में 70 जूट की मिलें हैं। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट जूट मिल वो सेटअप इन रिश्करा कोलकाता इन 1859, 1859 में कोलकाता में कहीं ना कहीं इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब क्यों एस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में, इसके पीछे की भी कहानी है। हुगली नदी के किनारे वो नदी बड़ा सपोर्ट करती थी सिंचाई में भी, ढुआई में, ढुआई है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में। कोलकाता के नज़दीक होने से उसको ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था मिल जाती थी, फिनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिल जाता था। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हुगली नदी के किनारे में जूट इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के पीछे की क्या मंशा थी, तो आप बताएंगे कि फिनेंशियली इकोनॉमिकली उनको बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता था, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का अच्छा सपोर्ट मिल जाता था, और नदी से अच्छी खासी सिंचाई हो जाती थी, और वहाँ नदी के निकट होने की वजह से वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन ज़बरदस्त मात्रा में था। यही सब कुछ लिखा गया। अब हुआ क्या कि आसाम और त्रिपुरा में भी जूट मिल्स हैं, लेकिन इनके पास कुछ समस्याएं, जैसे मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। आज हमारे देश में जो एक ज़माने में आपको पता है कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही थे, तो उस ज़माने में हम सब इकट्ठा, हमारे पास सब कुछ था, अच्छा कॉटन का बेल्ट भी था हमारे पास। काली मिट्टी पाकिस्तान चली गई और लैटेराइट सॉइल जो है ज़्यादातर मात्रा में चला गया बांग्लादेश की तरफ, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं जूट को लेकर के संशय था कि भाई बांग्लादेश चला गया वो मिट्टी, तो अब ये नहीं। दूसरा, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंचेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भागेगा। डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट, और जाहिर सी बात है जब हमारी इंडस्ट्री किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि हम उसे एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट किसको करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट को, और अगर वहाँ जूट की डिमांड नहीं है तो यहाँ बनाने का बहुत फ़ायदा नहीं है। और अंतिम, टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। और जाहिर सी बात है अगर मैं ये कहूँ कि इससे अच्छी शर्ट आपको 100 रुपये में मिल जाएगी, देखने में भी खूबसूरत रहेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा, आप बोलोगे इसकी कॉस्ट कितने, मैंने बोला 1000 रुपये, तो आप बोलोगे आप बेवकूफ़ हैं, जब 100 रुपये में इससे अच्छा लुक मिल सकता था तो आपको आफ्टर ऑल अच्छा ही तो दिखना था, क्या ज़रूरत थी इतना महंगा लेने की। तो आज लोगों के पास सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है, गुड लुकिंग कपड़े बना देते हैं, सस्ता मशीन से बनता है, तड़ तड़ तैयार होता है, बड़बड़ा के एकदम मार्केट में पहुंच जाता है। यहाँ पर हाथ से चरखा घुमा रहे हैं लोग अभी तक। खैर, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जूट इंडस्ट्री मेनली लोकेट है हुगली रिवर, वही सब कारण है। 69 जूट मिल्स जो हैं हुगली रिवर के इर्द गिर्द में बनाए गए हैं, 69 जूट मिल्स हैं। अब ये क्या क्या करता है, ये वेस्ट बंगाल के अवेलेबल मतलब नज़दीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है जूट का वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कोयले की अच्छी खासी मात्रा मिल जाती है, जो कि रानीगंज एक जगह है जहाँ पे कोयले के खादान बहुत अच्छे हैं। अभी कोलार माइंस भी आपने KGF फिल्म देखी है, वहाँ भी कोयले के ही खान की बात हुई, आपने अगर मूवी देखा हो तो मूवी की बात हो जाए। हुगली रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट, नदी से अच्छा खासे मात्रा में जूट की सफाई के लिए
पानी मिल जाता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेरी फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे गर्मी रहती है, आपको पता है वेस्ट बंगाल में बहुत गर्म रहती है, नमी युक्त वहाँ का माहौल रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी कोलकाता उसके नियरेस्ट एक सिटी है जो कि उसको अच्छा खासा पूंजी यानी कि कैपिटल और मार्केट यानी कि लोगों तक कनेक्ट करने की चीज़ें पहुंचा देता है। हुगली रिवर एक चीप वाटर ट्रांसपोर्ट का भी जरिया है। खैर आगे बढ़ते हैं लोग बच्चों। अब शुगर इंडस्ट्रीज, पहले यूपी बिहार बेसिकली माने जाते थे, जाने जाते थे गन्ने की उत्पादन के लिए। सो उस समय में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जो थे इन्हीं दो स्टेट्स में थे। लेकिन आज के डेट में शुगर मिल्स जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के गन्ने में सुक्रोज कंटेंट अच्छा है, वहाँ के गन्ने मोटे हैं, रसीले हैं, उनका जो कटिंग टाइम है वो भी ज़्यादा है, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हायर इन साउदर्न इंडिया। जाहिर सी बात है, एक मान लो ऐसे समझो बच्चों कि अगर आपके पास इतना सा खेत है और इस पे अगर आपने 50 गन्ना अगर उपजाया तो साउदर्न इंडिया में 150 गन्ने हो जाएंगे, यानी कि आपका प्रोडक्शन दो गुना या 3 गुना हो जाएगा। जमीन उतनी ही रहेगी। ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। आपको पता है बिहार यूपी में काली मिट्टी की मात्रा बिल्कुल न के बराबर है। जिससे भाई साहब के घर में काली मिट्टी है, एक दो लोगों के यहाँ ऊपर से काली मिट्टी बारिश में बह के आ जाती है। आगे देखिए सुक्रोज कंटेंट, जाहिर सी बात है सुक्रोज कंटेंट महाराष्ट्र और कर्नाटका के गन्नों में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चीनी, ज़्यादा शुगर केन से ही प्रोड्यूस होगा। और जहाँ सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है तो इतना लग रहा है नाखून खा जाएगी, कई महीने से भूखी है। इन सबको देख करके तो पढ़ाते वक्त आदमी आधा डिस्ट्रिक्ट मुँह टेढ़ो कर हट। मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन साउदर्न स्टेट्स। मशीन यानी कि आप यहाँ देखिए, मिल्स का मतलब जहाँ पर वो प्रोडक्शन किया जाता है, मशीन्स जो हैं साउदर्न स्टेट की तरफ अच्छी खासी हैं। अभी आपको पता है हमारे यहाँ थोड़ा बिहार यूपी में मशीनरी की कमी है। एक बोतल पानी पूरा मोहल्ला पी लेगा, 2-4 लोग सूंघ के काम चलाएंगे। अरे गर्मी। न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है मशीन अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है। क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज लॉन्गर इन साउदर्न स्टेट्स। वहाँ पे क्रशिंग सीजन हमारे यहाँ के स्टेट से ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ क्या ना कि आदमी, सॉरी यार मैं भी यूपी का ही हूँ बेसिकली, मतलब हमारे आदमी एकदम हड़बड़ाया रहता है। धान पका हो ना पका हो, मुड़ी रेत दो उसका, बेच दो उसको, तुरंत उसमें गेहूँ लगाओ, तुरंत उसमें गन्ना बो, तुरंत शुगर केन। खेत भी कहता होगा भाई हमको छोड़ दो यार, सालों भर बो रहे हो बांझ हो जाएंगे हैं। मतलब साइंस की भाषा में कहा जाए तो शिफ्ट कल्टीवेशन बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि किसी खेत में किसी एक चीज़ को उपजा देना और फिर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना कि भाई थोड़ा दिन तुम भी अपनी न्यूट्रिएंट्स कंटेंट वगैरह जो भी तुमने लॉस किया है, सोचो नहीं इंसान के ऊपर में लो, बायोलॉजिकली बात करो। एक औरत है उसको लगातार बच्चा हो रहा है, लगातार बच्चा, मर जाएगी 5-6 साल में। उसी प्रकार से खेत उसको लगातार उपजा रहा है, लगातार उपजा रहा है, खेत मर जाएगा क्योंकि खेत तो है नॉन लिविंग। देखिए पानी से पी रहे हैं। अब उस खेत का जो सीन है कंटिन्यूअस, आप उसमें अनाज पे अनाज जा रही है यार, तो मिट्टी है ना तो उसको थोड़ा सा वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहिए, थोड़ा कुछ फर्टिलाइजर मैन्योर्स डाल के छोड़ देना चाहिए कि कुछ दिन में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ जाए। इसी वजह से धीरे धीरे हम लोग एग्रीकल्चरल लॉस की तरफ जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि पॉपुलेशन तो यहाँ आप समझ ही रहे हैं, पॉपुलेशन तो कोरोना में जितना बढ़ा उतना देश की आज़ादी से नहीं बढ़ा था। खाली आदमी प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं, सब जगह जमीन उतनी ही रह गई है। अब उसकी लोड में अब क्या है कि खेतों में तमाम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वो फर्टिलाइजर्स जो प्रोडक्शन तो बहुत तेज कर देंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो कुल मिलाकर के खाना खाओ और मर जाओ, इस सिद्धांत पर अब धीरे धीरे हमारी कृषि हो रही है कि यहाँ पर आपको मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली वली में चले जाओ, वहाँ की सब्जी साल भर खा लो वैसे ही मर जाओगे, ज़्यादा नहीं। मतलब बिल्कुल यमुना के साफ सुथरे पानी की सींची हुई जो मूली खाएंगे तो आपको एक नया तरह का कैंसर होगा जिस कैंसर का नाम है रेडिस कैंसर। मतलब उसमें मूली जुड़ा हुआ रहेगा। कैरेट कैंसर, वेजिटेबल कॉलीफ्लावर कैंसर, पोटैटो कैंसर। ठीक, तो काफ़ी मज़ेदार रहा। आगे का देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अगली इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आप देखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है, ये हर तरह की मशीनरी जितनी भी इंडस्ट्रीज को चाहिए यही बना के देती है। किसी भी इंडस्ट्री की मूल रूप
से ज़रूरत होती है आयरन और स्टील की, वो ना रहे तो मशीनरी तैयार हो। इस समय में जिस स्टैंड पे ये कैमरा लगा है ये भी किसी आयरन स्टील इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुर्सी से लेकर टेबल से लेकर मेज दरवाजा हर जगह, मतलब एक कड़ी भी आप लगाने की बात करते हैं तो उसमें भी आयरन स्टील आ जाता है। तो इतना बेसिक है, घर का चम्मच, कढ़ाई, प्रेशर कुकर से लेकर सब कुछ कहीं ना कहीं इसी का है। तो ये साफ साफ ये लाइन कह रहा है कि सारे तरह की इंडस्ट्री को इनका सप्लाई जाता है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये सबको पता है, इसका इंजीनियरिंग करना। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब जिस देश में स्टील की अच्छी खासी मात्रा में इस्तेमाल भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है, उसे एक अच्छी कंट्री के तौर पे गिना जाता है। थैंक्स टू रतन टाटा, जिन्होंने स्टील को इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में पहचान दी। थैंक्स टू रतन टाटा। अगेन इंडिया रैंक्ड 4th अमॉन्ग द वर्ल्ड अनरिफाइंड स्टील प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। अगेन थैंक्स टू रतन टाटा, जिन्होंने स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया और पूरे विश्व में हम चौथे रैंक पे हैं। किस मामले में? अनरिफाइंड स्टील की बात कर रहे हैं। ठीक, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। जाहिर सी बात है, चाइना के डेवलपमेंट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उसका उपयोग भी करता है। 2004 में इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, अर्थात सन 2004 की बात हो रही है जब इंडिया जो था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना था स्टील का, मतलब पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा मात्रा में इसने स्टील दिया। तो ऐसे में भाई टाटा जी को बहुत 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 धन्यवाद कि भारत में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो टॉप 5 में हमें दुनिया में रखती है। घबराओ मत, रतन टाटा मेरी वीडियो नहीं देखने वाले, हम ही देखेंगे इसको, कभी याद आ गया नहीं। एल्युमिनियम स्पेल्टिंग, आगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्युमिनियम की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है, इस समय छाए छाए घर में सीटी बज रही होगी कुकर में, कहीं दाल निकल रहा होगा, कहीं चावल सीटी से फेंक रहा होगा, वो सब इस एल्युमिनियम इंडस्ट्री का ही नतीजा है। किसी के घर में सोने का कुकर नहीं है, मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में द रॉ मटेरियल यूज इन स्मेल्टर्स आर कॉल्ड बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। वो बहुत बल्की होता है, डार्क रेडिश कलर का एक पत्थर होता है। डार्क रेडिश मतलब एकदम बिल्कुल जैसे खून उन कहीं गिर के सूख जाता है, कुछ उस प्रकार का। इट इज़ लाइट रेजिस्टेंट टू कोरोजन। जाहिर सी बात थी इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कोरोजन से बचाने के लिए होगा ही होगा। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तभी तो वो गैस पर या किसी भी चीज़ पे आपका कुकर सीटी फटफट मारता है। मेलेबल, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग सीड्स में, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल। और एल्युमिनियम में जाहिर सी बात है अगर किसी अन्य मेटल का इस्तेमाल कर दो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए कुकर जल्दी बर्स्ट नहीं करता है बच्चों। लोग कहते हैं हमारे कुकर दब गया, कुकर उकर बहुत, मतलब अब इसको इस वीडियो से अलग हम कभी हम वीडियो बना करके ऐसे आपको हम बता देंगे, इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी मजबूत होता है। खैर, यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट रेशल्स एंड वायर्स, वायर भी बनता है एल्युमिनियम का। सोचो कि हमारे देश में बिजली के जो तार हैं, ये जितने तार आपको दिख रहे हैं इसे सब इसमें एल्युमिनियम दिखते हैं। अगर गलती से ये कॉपर होता तो हमारे यहाँ बिजली कभी नहीं दिखती, चोरवा सब काट करके ले जाते हैं और बेच देते हैं। एल्युमिनियम इसीलिए बचा हुआ है कि थोड़ा सा बहुत कम कॉस्टिंग इसकी गिरती है, ठीक है ना। अगर कॉपर का वायर गिर जाता तो हमारे यहाँ बिजली कभी नहीं आती है, पंखा टांग ले जाते हैं, आपको भी टांग ले जाते हैं। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड। मतलब अमीर आदमियों की ये सब सारी जो चीज़ें हैं, इसका एक बड़ा अच्छा सा सब्स्टिट्यूट ये है एल्युमिनियम। अब जिन लोगों के पास स्टील या कॉपर की चीज़ें, हम कॉपर का कुकर लेंगे ना, कॉपर का अगर कुकर लेंगे 5 लीटर का, मेरे अंदाज से 4-5 हज़ार से नीचे नहीं आएगा। जबकि यही एल्युमिनियम का आप कुकर लेते हैं 1000-1200, 1300-1400, यानी अंतर लगभग 4 गुना का आ जाता है। तो एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, अमीरों के लिए वो चीज़ें हैं। एंड बेस्ट यहाँ देखिए, दीज आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब इंडिया के तमाम स्टेट्स का नाम याद कर लीजिएगा। केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। और कहीं ना कहीं बच्चों आपने देखा होगा कोविड आने के बाद ये जो हमारे सामने सैनिटाइजर जैसी चीज़ें आई, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था हमारी केमिकल इंडस्ट्री का कि कोविड आने पे 135 करोड़ की आबादी की इस देश में न सिर्फ सैनिटाइजर हर घर तक पहुंचा, गलियों में छिड़काव हुआ, बल्कि हमने इतना सैनिटाइजर प्रोड्यूस किया कि हमने वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी किया, ठीक है ना।
तो देखिए ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी, यानी हमारे देश की जीडीपी का 3% लगभग यही कंट्रीब्यूट करता है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया एंड 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। एशिया में ये तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और वर्ल्ड की बात करें तो ये 12वें स्थान पे आती है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। हाँ जाहिर सी बात है भाई, अब डेटॉल सेवलॉन सब बड़ी इंडस्ट्रीज है, एट द सेम टाइम छोटा मोटा उसी टाइप का। अब जैसे देखिए हार्पिक है, हार्पिक है वो एक बड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्री का हिस्सा है, बड़े ब्रांड का हिस्सा है। एट द सेम टाइम उसी कलर के डिब्बे में कोनो नाम जैसे बंदर छाप, छुछुन्नर छाप, चूहा छाप, कोनो छाप देंगे, कुछ कर देंगे, गांव का इंडियन लैट्रिन का फोटो छाप देंगे, फिर लो आधा आदमी उसको उस डिब्बे के कलर से हार्पिक समझ के खरीद रहा है। बात समझ रहे हैं हमारी, यानी कि छोटे स्केल पे जो इंडस्ट्रीज हैं। अब देखो यहाँ पे एक पानी का बोतल रखा हुआ है, अगर इसको ध्यान से ना देखो तो बिस्लरी का बोतल प्रतीत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिस्लरी के बोतल का कलर यही होता है। और ये कंपनियां पॉपुलर चीज़ों को, जैसे पार्ले जी बिस्किट एक पॉपुलर बिस्किट है, तो उस बिस्किट में से आर हटा के पार्ले जी लगा देंगे। अब आप आराम से समझते रहो वो पार्ले जी है कि पार्ले जी है। कम पढ़े लिखे लोग उसी तरह से किसी बच्चे का फोटो लगा देंगे। बात समझने की कोशिश करिए। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री का कॉपी करती हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमारे सामने में सस्ते में ला करके रख देती हैं और पब्लिक कहती है बड़ी इंडस्ट्रीज बेकार होती है। खैर, तो ये इस तरह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेक्टर केमिकल इंडस्ट्री के बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। फर्टिलाइजर की बात करें तो बच्चों ये सीधे सीधे कृषि में उपयोग किया जाने वाला चीज़ है, जिसमें आपको तमाम ये जितने अमोनियम फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटैश की बात करें, ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रोड्यूस की जाती है, जो कि खेत में कहीं ना कहीं कृषि के लिए बहु उपयोगी मानी जाती है। इंडिया दुनिया में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के मामले में दुनिया में तीसरे रैंक पे आता है। हम वैसे भी आप सबको पता है कि हमारे यहाँ कृषि बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में ये होना ही था। अगला चीज़ देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारे पास ये इंडस्ट्री भी ठीक ठाक तेज़ी से ग्रो कर रहा है थैंक्स टू रतन टाटा, जिन्होंने टाटा को पहचान दी। और आज घबराओ मत, मैं भाई उनका फ़ैन हूँ, आनंद महिंद्रा हम फैन, मतलब ये वो लोग हैं जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल्स को या अपनी सेक्टर को इतना नाम दे रहे हैं कि विश्व में हमारी एक अलग पहचान बन रही है। मैंने अंबानी साहब का नाम नहीं लिया, हमने उनको थैंक्स नहीं बोला, आप बोलेंगे भी नहीं, बट आई ऑलवेज थैंक्स टू टू पीपल्स इन इंडिया एंड बेसिकली उनके विषय में बोलने में बिल्कुल शर्म की बात नहीं है कि रतन टाटा और आनंद महिंद्रा जैसे लोग कि स्टार्टअप को बहुत प्रमोट करते हैं। समझ रहे हैं बाबू आप? अगर किसी की अच्छी सी सोच होगी ना तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तुरंत लोगों को प्रमोट करते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो। बाकी ये सब अंबानी के नाम कभी सुने हो? ये सब जाहिल है, ये सब कभी जीवन में कुछ कर नहीं सकते, ये सब खाली पैसा कमा सकते हैं। हाँ, क्या किए हैं बताइए? नहीं बताइए, वीडियो में लाइव बताइए। हाँ, वो सही कहते हैं। देखिए अंबानी खाली 4000 की चाय, 2000 की पानी, 3000 का बाथरूम यही कर सकता है। वो देश के लिए नहीं कुछ करेगा। क्या किया देश के लिए उसने? हाँ, गरीब आदमी के लिए क्या किया? 1 साल डेटा मुफ्त में दिया, बाद में नेट का रेट इतना बढ़ा दिया कि आज तक लोग अपने घर बेच के कर्जा भर रहे हैं डेटा पैक का। हैं 3 पीढ़ी। जो आदमी पहले 1 GB में 1 महीना चल लेता था, इस दुष्ट ने ऐसा बना दिया कि आदमी को 2 GB भी रोज कम पड़ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है ना, होगी। अरे हम डायरेक्ट अपलोड करवाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डिपार्टमेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं बच्चों, विश्व के साथ जुड़ करके ग्लोबली हम खुद को डेवलप कर रहे हैं। आजकल आपने एक क्रैश टेस्ट देखा होगा, कार जाता है भड़ से दीवार से लड़ जाता है, दीवार फाड़ के उस पार, आदमी सीट के पीछे, ड्राइवर शीशा फाड़ के शीशा चेक कर लेता है, आगे वाला जो है उसका एयर बैग चेक करता है, पीछे जो है वो यमराज को चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसी की देन है। हमारे यहाँ जब कार बनती है तो क्रैश टेस्ट में, अब नहीं, थैंक्स टू अगेन टाटा ग्रुप, अब वो काफ़ी अच्छी कारें बना रही है। लेकिन आज से 10-15 साल पहले का सीन क्या होता था कि क्रैश टेस्ट नहीं होता था। आदमी कार लेके सीधे शोरूम से निकला, कोई सांड गाड़ी के आगे आ गया, सांड से टकराया, शीशा फाड़ के ड्राइवर उस पार, ये दोनों शीशा फाड़ के इस साइड, कार को उठा करके फिर उसी जहाँ से जिस शोरूम से आया था वहीं उठा के उसको ले जाकर रख दिया जाता था। थैंक्स टू यमराज बोला जाता था, ना कि थैंक्स टू रतन टाटा। तो वो ज़माना था। नीलगाय आती थी, शीशे में सीऊं घुसती थी, फाड़ के निकल जाती थी, 3 आदमी उसका पोंछ पकड़ के उससे। वो समय में गाड़ियाँ कमज़ोर बनती थी, प्लास्टिक की गाड़ियाँ बनती थी। अरे आल्टो को तो खड़े खड़े कुत्ता लांग जाता था। बताइए, कुत्ता भी बोलता था कि हमसे बड़ा कुछ बनाओ।
इसे छोट छोट गाड़ी बना देते थे, आदमी उसमें हड़स के बैठा हुआ है, रोड पे कुत्ता टालते आता था, शीशा फाड़ के घुस जाता था, फिर उधर से घुसता था, उधर से निकल जाता था। कुत्ता खुद कहता था कि हमने सेफ्टी टेस्ट ले लिया, ये हमको नहीं झेल पाया तो तुमको क्या झेलेगा। खैर, तो ये हमारे देश के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। थैंक्स टू टाटा ग्रुप, उन्होंने अच्छी कार बनाना शुरू किया। अब कार को हम लोग दीवार से लड़ा देते हैं, कार में ही बैठे रहते हैं, आगे 2-4 ठो गुब्बारा फूल जाता है, आदमी उसी में सुता रहता है, उसको एयर बैग कहते हैं। अब अच्छी कारें बनने लगी। पहले का कार बता तो रहे कि तितली लड़ जाती थी तो आदमी गिर जाता था, तितली बटरफ्लाई का नाजुक गाड़ियाँ, कोमल कंपनी, तो ये सब। तो बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा, 30 से 40 मिनट की एक वीडियो, प्लीज़ इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस बने रहेंगे और कल फिर मैं कुछ आपके सामने नया लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।